जम्मू कश्मीर के अनएम्प्लॉयमेंट रेट से आप सभी लोग वाकिफ़ हैं। जब अनएम्प्लॉयड युवाओं की संख्या इतनी हो तो हर एक की नज़र रिक्रूटमेंट बॉडीज़ के ऊपर रहती है, कुछ लोगों की इस वजह से कि आने वाले समय में कितनी और पोस्ट हैं जो एडवर्टाइज़ होने वाली हैं, और बाकी युवा इस और नज़र बनाए बैठे होते हैं कि जो रिक्रूटमेंट के प्रोसेसेस ऑन गोइंग है वो किस स्टेज पर पहुँचे हैं और मुकम्मल होंगे या नहीं होंगे। इन्हीं सब पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं JKSSB के चेयरपर्सन खालिद जहांगीर। खालिद साहब, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू पल्लवी जी। यही जानना चाहूँगी कि बहुत सारे अनएम्प्लॉयड युवा हैं जो इस उम्मीद में बैठे हैं कि आने वाले समय में और ज़्यादा पोस्ट जो हैं वो एडवर्टाइज़ होंगी। कितनी ऐसी पोस्ट इस समय तक सरकार जो है वो रेफ़र कर चुकी है JKSSB को, जो आने वाले समय में एडवर्टाइज़ होने वाली हैं? देखिए, हमने 21,000 पोस्ट तो अब तक पहले एडवर्टाइज़ कर दी हैं, जिसमें से कि 11,000 के करीब सिलेक्शन हो चुका है और बाकी का जो है डिफरेंट स्टेजेस में सिलेक्शन है। इसके अलावा हमारे पास हाल ही के दिनों में कुछ और पोस्ट रेफ़र होके आई हैं, जिसमें VLW की लगभग 1500 पोस्ट हैं। इसी तरह जूनियर इंजीनियर्स की 1000 के करीब पोस्ट हैं, और भी कई डिपार्टमेंट्स की और पोस्ट हैं, जूनियर असिस्टेंट्स हैं वगैरह वगैरह। तो ये 4000 के करीब हमारे पास और पोस्ट पहुंच चुकी हैं, जिनको हम नेक्स्ट वीक में एडवर्टाइज़ करने जा रहे हैं। तो इस तरह से 21,000 हम पहले कर चुके हैं, तो 4000 और करने जा रहे हैं। एंड इसके अलावा क्या उनमें वो भी पोस्ट हैं जो कि पिछले दिनों जब सरकार ने फैसला लिया था कि जो ऐसी रिक्रूटमेंट प्रोसेस हैं जो अभी तक मुकम्मल नहीं हुए हैं, या जिनमें फ़ाइनल लिस्ट नहीं आई है, या जिनमें लिटिगेशन है, उन्हें विड्रॉ किया गया था, तो क्या उन विड्रॉन पोस्ट में से भी कुछ वापस से रेफ़र की गई हैं JKSSB को, और की गई हैं तो कौन कौन सी वो पोस्ट हैं? मुझे एग्जैक्ट डेटा तो याद नहीं है इस समय, लेकिन कुछ पोस्ट वापस आई हैं। कुछ डिपार्टमेंट्स ने हमें ज़रूर अपनी पोस्ट जो है वो री-रेफ़र कर दी हैं। जो विड्रॉ हुई थी उनको री-रेफ़र कर दिया है। इसमें हेल्थ डिपार्टमेंट का मुझे याद है, और भी कई डिपार्टमेंट्स की पोस्टें आई हैं, तो वो सब नेक्स्ट वीक में, इंक्लूडिंग दोज विच हैव बीन रेफर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, और जो री-रेफ़र हुई हैं, ये सारी हम पोस्टें जो है हमारी कोशिश है कि अगले हफ्ते में हम एडवर्टाइज़ करते हैं। खालिद साहब, क्या ऐसी भी कुछ पोस्ट हैं जिनको लेकर सरकार ही रीथिंक कर रही हो, जो पोस्ट विड्रॉ तो की गई थी लेकिन अभी तक आपको वापस रेफ़र नहीं की गई हैं, जिनको लेकर सोच अभी बन रही है कि उन्हें क्या रिज़ल्ट ही निकालना है या फिर पोस्ट दोबारा से रेफ़र करनी है? क्या ऐसी भी कुछ पोस्ट हैं? देखिए, सरकार की थिंकिंग का तो मुझे कोई जानकारी नहीं है कि वो क्या सोच रहे हैं, लेकिन कुछ पोस्ट ज़रूर हैं जिनमें कि कोर्ट की डायरेक्शंस थी, या जिनमें कि हमको लगता है कि कहीं कोई पार्ट सिलेक्शन पहले जा चुका है, और किसी भी कारण से किसी उसी लिस्ट में फ़िगर करने वाले कैंडिडेट का सिलेक्शन जो है वो नहीं जा पाया। तो उन केसेस में हमारा भी ये मानना है कि उनमें रिकन्सिडरेशन होना चाहिए, और हमने एक प्रपोज़ल भेजा है गवर्नमेंट को, लेकिन गवर्नमेंट उस पर क्या फ़ैसला लेती है उसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। JKSSB ने एक बहुत बड़ा रिक्रूटमेंट का प्रोसेस जो कंप्लीट किया था वो था क्लास 4th का उसका, हालांकि सेकंड फेज़ की लिस्ट अभी भी निकलनी है। उसको लेकर बहुत सारे एस्पिरेंट्स ये जानना चाहते हैं कि उस लिस्ट में इतना समय क्यों लग रहा है, और वो लिस्ट कब तक जो है वो पब्लिश हो जाएगी? पहले तो मैं एक खुशखबरी दे दूँ कि आज ही हमने बोर्ड मीटिंग कर ली है, और जो वो सिलेक्शन लिस्ट है उसको अप्रूव कर दिया है, तो वो कभी भी अब पब्लिक डोमेन में आ सकती है। क्लास 4 की जो आप बात कर रहे हैं, ये 3000 से ज़्यादा की जो है वो कैंडिडेट्स की लिस्ट है, सिलेक्शन लिस्ट है। जहाँ तक डिले की बात है, तो ये आपको भी पहले भी शायद आपने ये सवाल पूछा था, ऐसे कई महीने पहले जब आपने इंटरव्यू किया था, और ये कैंडिडेट्स को भी अब पता है कि इसमें कुछ क्लैरिफिकेशंस की वजह से ये गवर्नमेंट को केस रेफ़र हुआ था, और वहाँ से ये हमारे पास इसी साल फरवरी में आया था, जब गवर्नमेंट की तरफ से हमें गो अहेड मिला। तो फरवरी से लेके फिर हमने इमीडिएटली जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 15,000 14,639 बच्चों की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, और उसमें 1 महीने से ज़्यादा समय लगा, क्योंकि 14,000 साढ़े 14,000 से भी ज़्यादा बच्चों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना जो है कोई छोटा काम नहीं है। इट्स अ वेरी ह्यूज टास्क। तो मार्च के आखिर में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ख़त्म हुआ था, शायद 28 मार्च को। तो उसके बाद फिर हमारे एग्ज़ाम भी थे बीच में, और फिर सिलेक्शन प्रोसेस भी हमने इसका दोबारा से शुरू किया। और ये सिलेक्शन जो थी, ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिलेक्शन है क्लास 4 की। ये वैसे तो कहने में बड़ा आसान है क्लास 4, लेकिन मैं बड़े कॉन्फिडेंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ये बात कहता हूँ कि इतना कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स शायद ही कोई रिक्रूटिंग बॉडी हैंडल करती होगी,
शायद ही कोई रिक्रूटिंग बॉडी हैंडल करती होगी। आई एम टॉकिंग इन द नेशनल पर्सपेक्टिव, जिसमें कि आपको 23 वर्टिकल्स पे इकट्ठे काम करना है, 23 वर्टिकल्स पे एक ही एग्ज़ाम से, और उसमें फिर अलग अलग पैरामीटर्स को अलग अलग वेटेजेस भी देनी है। कहीं किसी के 5 नंबर कम हो गए या बढ़ गए तो उसकी तकदीर का फ़ैसला बदल सकता है। और ये सब काम सॉफ्टवेयर के थ्रू नहीं पॉसिबल हो पाया। ये सारा काम जो हमने कोशिश की थी कि इतना कॉम्प्लिकेटेड मैट्रिक्स है, वी कुड नॉट गेट अ सॉफ्टवेयर डिज़ाइन फॉर दिस। ये हमको फिर पार्टली डिजिटल और पार्टली मैनुअल मोड से ही करना पड़ा। सो इट इज़ अ वेरी टीडियस एक्सरसाइज, इट्स अ वेरी कम्बरसम एक्सरसाइज। और जितना समय हमने इस सिलेक्शन को बनाने में अगर देखा जाए कि 28 मार्च से लेके अब तक, आज तो 23 अप्रैल है, सो इट इज़ अ वेरी स्मॉल टाइम इस सिलेक्शन को बनाने में जो लिया है। और मैं कहता हूँ कि ये हमारे जो यहाँ पे साथी मेरे टीम है, मेरे कलीग्स हैं, ये मैं उनको मुबारक देता हूँ कि वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड मैट्रिक्स को कैसे हैंडल करते हैं और कैसे बिल्कुल फूल प्रूफ तरीके से इन सिलेक्शंस को बनाते हैं। एंड व्हाट अबाउट द पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स, क्योंकि वो भी जानना चाहते हैं उनकी। इकट्ठा हो गया है। इट इज़ नॉट कि आपको इसमें हमने किसी कैटेगरी को सेग्रीगेट कर दिया है। वी आर नाउ इशूइंग एन इंटीग्रेटेड लिस्ट जिसमें कि पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स भी इंक्लूडेड होंगे, और जितना उनका ईयर मार्क्ड कोटा है वो सब उनको मिलेगा। उसके अलावा कुछ स्पेसिफिक ऐसी रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस हैं जिसमें सीनियर लाइब्रेरियन और जूनियर लाइब्रेरियन हैं, उनकी भी लिस्ट अभी आना बाकी है। वो भी ये सवाल पूछते हैं कि उनकी लिस्ट कब तक आएगी। फिर JKSSB स्टेनोग्राफर हैं, वो भी कहते हैं हमारा रिजल्ट कब आएगा, हमारा एग्ज़ाम जनवरी में हुआ था। देखिए, ये जो जूनियर लाइब्रेरियन और लाइब्रेरियन की पोस्टें हैं, इसमें क्वालिफ़िकेशन का एक बड़ा इशू है। और मैं फिर आपके ज़रिए से ये व्यूअर्स को बता दूं कि हमने कई बार गवर्नमेंट को ये पहले भी कहा था, और ये रिक्रूटमेंट रूल्स की अपडेशन जो है, ये मुझे लगता है कि ये एक बड़ा एक संगीन मसला है। क्योंकि ये रिक्रूटमेंट रूल्स जो इसमें लाइब्रेरियन पोस्ट के लिए या असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए हैं या जूनियर लाइब्रेरियन के लिए हैं, ये बहुत पुराने बने हुए हैं। और आज आपको हैरानी होगी कि आज मार्केट में वो कोर्सेज़ ही अवेलेबल नहीं हैं। मसलन सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी साइंसेज, अब तो पहले तो लाइब्रेरी साइंस जो है, ये लाइब्रेरी साइंस लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन साइंस बन चुका है। इट्स नॉट नाउ लिब, इट इज़ नाउ लिस, बी लिस, एम लिस। तो आज के ज़माने में डिजिटल लाइब्रेरीज़ का कॉन्सेप्ट है। तो ये हमारे रूल्स में आज भी जो है वो लाइब्रेरी साइंस वर्ड लिखा गया है। 1 2 अब सी लिब जो है कोई करता ही नहीं है, क्योंकि ये 1 साल का कोर्स है, जबकि आज जो है ग्रेजुएशन के बाद 1 साल का जो है वो बी लिब का कोर्स है। तो आज क्यों कोई जाके जो है वो सी लिब करेगा। बहुत से इंस्टीट्यूशन ने अब सी लिब कराना ही छोड़ दिया है। मैनी ऑफ द, आई मीन नॉट बहुत से, बल्कि मेजॉरिटी ऑफ द इंस्टीट्यूशंस नाउ दे हैव अबंडन्ड दिस कोर्स ऑफ सी लिब। दूसरा, अब इंटीग्रेटेड कोर्स इसमें आ गया है 5 इयर्स का, जो 12वीं के बाद ही बच्चे करते हैं, और उसको जो है वो पोस्ट ग्रेजुएशन मिल जाता है। तो वो बच्चा जो है क्यों अपना वक्त ज़ाया करेगा आजकल के इस कट थ्रोट कंपटीशन के ज़माने में, और वो पहले 12th करेगा, फिर ग्रेजुएशन करेगा, फिर बी लिब करेगा, फिर एम लिब करेगा। वाई नॉट टू गो इन फॉर इंटीग्रेटेड कोर्स ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन आफ्टर 12th। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, जो कंटेम्प्रेरी कोर्सेज़ हैं, ये रूल्स में इनकॉर्पोरेट करने की ज़रूरत है। बिकॉज ऑफ दैट वी फेस डिफ़िकल्टीज़ एंड आवर रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस गेट डिलेड, जिससे कि कैंडिडेट्स को इनकन्वीनियंस होता है। जब तक क्लैरिटी नहीं आएगी तब तक लिस्ट अभी फाइनल। इस पर मे बी हम जल्दी ही इस पर फिर एक सिटिंग करने जा रहे हैं। हमने एक राउंड ऑफ डिस्कशन किया है इस पे, हाउ टू रिगल आउट ऑफ दिस के, क्योंकि देखिए हम भी जब एग्ज़ाम कराते हैं तो इट्स नॉट एन ईजी जॉब टू कंडक्ट एन एग्जामिनेशन। हमारे लिए भी ये बहुत एक बड़ा इवेंट होता है। एग्ज़ाम कराने के बाद अगर हम कैंडिडेट यहाँ से जो है वो रिटर्न नहीं कर पाएँ तो हमारे लिए भी डिसअपॉइंटिंग होता है। इट्स नॉट डिसअपॉइंटिंग फॉर द कैंडिडेट्स ओनली, क्योंकि हमारा कोई ऐसा नहीं है कि वी जस्ट डू द एग्ज़ाम्स फॉर द हैक ऑफ इट एंड वी डोंट इंटेंड टू रिटर्न द कैंडिडेट्स एंड derive satisfaction that we have sent as many candidates. So मेरा पॉइंट ये है कि इसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि हम कैसे रूल्स के दायरे के अंदर रह के सोल्यूशन निकालें, एंड मे बी इन कमिंग डेज वी विल फोकस ऑन दिस ऑल्सो। व्हाट अबाउट स्टेनोग्राफर की पोस्ट, उनका भी स्टेनोग्राफर का अंडर प्रोसेस है। वो जो उनकी इवैल्यूएशन का प्रोसीजर है दैट इज़ वेरी टीडियस, क्योंकि वो जो उसके इंस्ट्रक्टर्स हैं वो बहुत ही लिमिटेड होते हैं। तो
फिर उनको अपने काम भी हैं, अपने डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज़ हैं, सो उनको लाना यहाँ पे और फिर बड़े कॉन्फिडेंशियल तरीके से ये सारा मैनेज करना, सम डिले हैज़ बीन कॉज्ड। और फिर हम एग्ज़ाम्स में भी बहुत ज़्यादा बिजी थे, क्योंकि वही मैन पावर हमारे पास है जिसको एग्ज़ाम भी कराना है, जिसको सिलेक्शन भी बनाना है और जिसको बाकी चीज़ें भी करनी हैं। कितने सारे ऐसे रिक्रूटमेंट के प्रोसेसेस हैं जो फाइनल स्टेज पर हैं लेकिन रुके केवल इस वजह से क्योंकि उस मामले में लिटिगेशन चल रही है, और उनमें तो हमारा जो है वो हेल्थ डिपार्टमेंट का है। और आप देखिए कि पिछले लगभग 5-6 महीने से 6 मंथ्स, ऑलमोस्ट 6 मंथ्स नाउ वी आर रेडी विद द सिलेक्शन, लेकिन उसमें स्टे है ऑनरेबल कैट का। पहले तो उसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट का स्टे था, वहाँ पे हमने कॉन्टेस्ट किया, वो वैकेट हुआ। ऑनरेबल कैट में हमने काफ़ी कोशिश की पिछले दिनों से, बट वी हैव नॉट बीन एबल टू गेट द अप्रोप्रिएट काइंड ऑफ हियरिंग जिससे कि आर्ग्यूमेंट हो जाते। इनफैक्ट हेल्थ डिपार्टमेंट को भी हमने रिक्वेस्ट किया था, बिकॉज उसमें मेन कंटेस्टिंग पार्टी जो है वो हेल्थ डिपार्टमेंट है, बिकॉज दोज कैंडिडेट्स हु हैव approached the honorable courts, they are saying that we should be regularized against these posts, a call which is to be taken by the department, and the main respondent for this petition is the department. So department has to be proactive. अगर वो प्रोएक्टिव होते तो हमारी ये 1200 की सिलेक्शन जो बनी हुई है, ये हमारा भी एक अचीवमेंट हो जाता कि हमारा और 1200 का जो है वो लाइबिलिटी सर से उतर जाती। मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर एंड सब इंस्पेक्टर सेम पोजीशन। देखिए उसमें तो एग्ज़ाम पे ही पाबंदी लगी थी। पहले उन्होंने श्रीनगर में एग्ज़ाम पे पाबंदी लगवाई, जो ये कैंडिडेट्स हैं कोर्ट को जाके पता नहीं क्या फैक्ट्स बताते हैं, तो वहाँ स्टे लिया। जब हमने वहाँ से वैकेट कराया, दूसरे कैंडिडेट्स, क्योंकि सेम आदमी तो पिटिशन फाइल नहीं कर सकता है, दूसरे कैंडिडेट ने यहाँ पे फाइल की ऑनरेबल हाई कोर्ट में, तो यहाँ हमने फिर जाके रिक्वेस्ट की, वी फाइल्ड एन एप्लीकेशन, तो हमको ऑनरेबल कोर्ट से परमिशन मिला, वी कंडक्टेड द एग्ज़ाम, लेकिन रिज़ल्ट निकालने पे अभी इजाज़त नहीं मिली है। वी हैव इनफैक्ट प्रोसेस्ड एन एप्लीकेशन कि हम ऑनरेबल कोर्ट को रिक्वेस्ट करेंगे कि हमको जो है वो रिज़ल्ट निकालने की इजाज़त दी जाए ताकि हम इस सिलेक्शन प्रोसेस को आगे बढ़ाएं। ऐसे क्या और भी कई सारी पोस्ट हैं जिनमें रिज़ल्ट केवल इस वजह से रुका हुआ है क्योंकि अभी कोर्ट में लिटिगेशन चल रही है? कई पोस्टें हैं जिनमें इस तरह की चीज़ें हैं। लिटिगेशन इज़ एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ एनी सिलेक्शन प्रोसेस। अब ये है कि डिपार्टमेंट्स को, ये प्राइमरीली डिपार्टमेंट्स के अगेंस्ट ये लिटिगेशन होता है एट द इनिशियल स्टेज। जब हम एग्ज़ाम अभी कर ही रहे हैं ना, सिलेक्शन के बाद मोस्टली लिटिगेशन जो है रिक्रूटिंग बॉडी के अगेंस्ट होता है, लेकिन सिलेक्शन से पहले ये इश्यूज़ होते हैं जो डिपार्टमेंट से पर्टेनिंग होते हैं। तो उसमें मैं डिपार्टमेंट्स को रिक्वेस्ट करूंगा कि दे शुड बी प्रोएक्टिव इन फॉलोइंग अप विद द ऑनरेबल कोर्ट्स एंड गेटिंग द इंटरिम डायरेक्शंस मॉडिफाइड, सो दैट हम लोग जो बच्चे हमारी तरफ देख रहे हैं कि ये कब एग्ज़ाम कराएंगे। मसलन मैं आपको बताऊं, हॉर्टिकल्चर टेक्नीशियन की एक पोस्ट है, 400 के करीब पोस्ट हैं, 300 के करीब। हम चाहते हैं एग्ज़ाम कराना, एंड वी हैव बीन ट्राइंग वेरी हार्ड श्रीनगर के बेंच में कि हमको जो है वो उसका स्टे वैकेट हो जाए, क्योंकि ऑनरेबल कोर्ट्स में भी जो है वो ऐसा प्रोसीजर होता है कि अगर केस टेकअप हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो अगली डेट 3 महीने के बाद पड़ती है। सो आवर 3 months आर वेस्टेड। इसलिए डिपार्टमेंट्स अगर थोड़ा सा ये जिम्मेदारी अपनी ले लें एंड दे ऑल्सो हमारे काम को हल्का करने के लिए हमारी थोड़ी मदद करें, तो हम शायद बच्चों की जो एस्पिरेशंस हैं उस पर ज़्यादा खरा उतर सकते हैं। अब रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस के अलावा अगर बात करें तो क्या कोई ऐसा प्रपोजल जेकेएसएसबी की तरफ से सरकार के पास गया है जिससे आप अपने जेकेएसएसबी रिक्रूटमेंट बॉडी जो है उसमें कुछ रिफॉर्म्स ला सकें? जैसे कि अगर देखा जाए तो आप ही मेंशन करते हैं कि काफ़ी शॉर्ट स्टाफ भी हैं, उसके अलावा बहुत सारे एसेंशियल जो डिपार्टमेंट्स होने चाहिए, आईटी का अलग से डिपार्टमेंट होना चाहिए, वो कई सारी चीज़ें जो अब मॉडर्न ज़माने में होनी चाहिए जेकेएसएसबी के पास, वो अभी भी लैकिंग है। तो क्या इस तरीके का कोई प्रपोजल भी सरकार को भेजा गया है? जी देखिए, मैं तो एक चीज़ बताऊं कि वी हैव बीन रिसीविंग फुलेस्ट सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट। लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली, ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं, हमारी दोनों जगह पे लैंड का इशू था, दैट हैज़ बीन रिजॉल्व्ड। जम्मू में हमारा टेंडर भी काम हो चुका है, प्रोजेक्ट अप्रूव भी हो चुका है। सिर्फ उसमें एक इशू आ गया कि जो जम्मू अखनूर रोड की जो अलाइनमेंट है, जो उसकी एक्सपेंशन हो रही है, उसमें हमारी कुछ ज़मीन जो है उसमें आ गई है, और उससे हमारी लैंड जो है थोड़ी कम हो गई है, जिससे कि हम वहाँ पे एडजॉइनिंग लैंड जो है
उसके लिए हम टेकअप हमने किया हुआ है विद डिविजनल कमिश्नर एंड डीसी जम्मू, क्योंकि अब जो है स्टेट लैंड को अलॉट करने की जो पावर्स हैं वो डेलीगेट हो चुकी है 10 कनाल तक डीसी साहब को और 100 कनाल तक जो है वो डिविजनल कमिश्नर साहब को। सो आवर रिक्वेस्ट इज़ पेंडिंग बिफोर बोथ द ऑफिसर्स। दे हैव बीन वेरी कोऑपरेटिव। उन्होंने अपनी टीम्स को भेजा भी है वहाँ पे स्पॉट पे, जो भी उनको असेसमेंट वगैरह करनी थी, मेजरमेंट्स लेने थे। दे हैव टेकन दोज मेजरमेंट्स। होपफुली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब की विज़िट के बाद वो लैंड का इशू हमारा सॉर्ट आउट हो जाएगा, तो जम्मू की बिल्डिंग का हमारा काम जो है वो शुरू हो जाएगा। सो इट विल बी अ मेजर अचीवमेंट, लैंडमार्क अचीवमेंट फॉर JKSSB की पिछले 40 साल की एग्जिस्टेंस में हमारे पास अपना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और हमारा काम इतना सेंसिटिव है, इतना कॉन्फिडेंशियल है कि इसमें अपना प्रीमाइसेस होना बहुत ही ज़रूरी है। नंबर 2, श्रीनगर में भी हमको लैंड का पोजीशन मिल चुका है। श्रीनगर का हमारा जो DPR है दैट हैज़ बीन अप्रूव्ड एंड कॉन्कर्ड बाय द फाइनेंस डिपार्टमेंट, वेटेड बाय द डेवलपमेंट कमिश्नर वर्क्स। नाउ द एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल इज़ टू बी अकॉर्डेड बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल। वो कभी भी जो है वो एजेंडा, वो रूटीन है कि मीटिंग्स होती है और एजेंडा जाता है, वो क्लियर होके आएगा तो देन इट विल बी पुट टू टेंडर्स। तो ये 2 हमारे मेजर अचीवमेंट्स होंगे एज़ फार एज इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ कंसर्न। फिर साथ साथ हमारा मैन पावर का इशू है, तो हमने गवर्नमेंट के साथ टेकअप किया है कि हमको जो है वो स्ट्रेंथनिंग की जाए, रीस्ट्रक्चरिंग की जाए बोर्ड की। दैट प्रपोजल इज़ राइट नाउ इन द फिनेंस डिपार्टमेंट एंड वी आर होपफुल कि उसको भी बहुत जल्दी क्लियरेंस मिलेगी, बिकॉज GAD की तरफ से हमको जो है वो पूरा सपोर्ट मिल रहा है, चीफ सेक्रेटरी साहब की तरफ से, LG साहब की तरफ से। जो हमारे मैन पावर के इश्यूज़ हैं इनको एड्रेस करने की पूरी कोशिश हो रही है, एंड वी आर होपफुल कि ये प्रपोजल हमारा जो रीस्ट्रक्चरिंग वाला है, ये इट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव प्रपोजल, जिसमें चाहे हमारे अकाउंट्स ब्रांच को स्ट्रेंथन करना है, चाहे हमारी IT ब्रांच को स्ट्रेंथन करना है, या हमारी जो एग्जिस्टिंग मैन पावर है इसको स्ट्रेंथन करना है, ये सारे एस्पेक्ट्स को उसमें जो है, या हमारा लीगल सेल उसको स्ट्रेंथन करना है। दीज ऑल दीज एस्पेक्ट्स दे हैव बीन टेकन केयर ऑफ इन दैट प्रपोजल, और हमें उम्मीद है कि वंस इट इज़ अप्रूव्ड तो बोर्ड की जो है वो काफ़ी परेशानी दूर होगी। नंबर 2, हमारे रिक्रूटमेंट रूल्स नहीं थे सबऑर्डिनेट सर्विस के। वी हैव सेंट द प्रपोजल टू द गवर्नमेंट, वो भी स्टैंडिंग कमेटी ने क्लियर किया है। मुझे लगता है कि अगले 1 हफ्ते में या 10 दिन में नोटिफाई हो जाएंगे। उसके बाद हमारी जो अपनी वैकेंट पोजीशंस हैं, बिकॉज देयर इज़ अ प्री कंडीशन ऑफ द फाइनेंस डिपार्टमेंट दैट इफ़ यू डोंट हैव नोटिफाइड रिक्रूटमेंट रूल्स यू कांट फिल द पोस्ट। तो रिक्रूटमेंट रूल्स को नोटिफाई कराना जो है वो बहुत ज़रूरी था, तो हमने थोड़ी सी मेहनत यहाँ पे की और भेज दिया। नाउ वी आर होपफुल कि वो अप्रूव हो जाएंगे और नोटिफाई हो जाएंगे। उसके बाद हमारी अपनी पोस्टें जो हैं 30-40 के करीब जो एग्जिस्टिंग पोस्टें खाली हैं, वी विल इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ फिलिंग अप दोज वैकेंसीज़। तो वो भी जब मैन पावर आएगी तो उससे भी बोर्ड को काफ़ी फ़ायदा होगा। तो ये 2 मेजर हमारे जो एस्पेक्ट्स हैं स्ट्रेंथनिंग के। तीसरा देखिए, एक होता है इंफ्रास्ट्रक्चर, देन मैन पावर, देन थर्ड इज़ द लीगल फ्रेमवर्क। अब हमारे बोर्ड के जो रेगुलेशंस थे वो 2013 में नोटिफाई हुए थे। उसके बाद उनमें कहीं कॉमा फुल स्टॉप की चेंज भी नहीं हुई थी। वो उस ज़माने को पर्टेन करते थे कि जब हम ऑनलाइन एप्लीकेशंस लेते नहीं थे। उस वक़्त OMR मतलब ऑफलाइन एप्लीकेशंस हार्ड कॉपीज़ ली जाती थी, तो हमारे रेगुलेशंस में उसी का प्रोविज़न था। तो हमारे लीगल फ्रेमवर्क को भी अपडेट करना ज़रूरी था। सो वी हैव सेंट द प्रपोजल, बोथ हमारा जो बिज़नेस प्रोसीजर रेगुलेशंस हैं वो और कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन रेगुलेशन, दोनों को हमने गवर्नमेंट को भेज दिया है, एंड दैट इज़ अंडर कंसिडरेशन इन द GAD। होपफुली उसमें कंसल्टेशन जो होती है लॉ डिपार्टमेंट, देन और भी कोई डिपार्टमेंट से कंसल्टेशन अगर करना चाहें वगैरह, वो होके तो वो भी नोटिफाई हो जाएंगे। सिमिलरली वी आर वर्किंग ऑन अनदर मेजर रिफॉर्म। हम सिंगल एग्ज़ाम कराना चाहते हैं जिससे कि कैंडिडेट्स को जो है वो कम से कम हार्डशिप फेस करनी पड़े। जो मल्टीपल एग्जामिनेशंस में पार्टिसिपेट करना जो है इट्स अ बॉदरेशन फॉर। नेशनल लेवल पे CET का प्रपोजल चला और CET की बात की गई कि एक सिमिलर ग्रुप की पोस्ट अगर होंगे एक ही कॉमन कंबाइंड सिंगल एग्जामिनेशन की बात मैं कर रहा हूँ, और हमारी ये कोशिश है कि पोस्टों को जो है क्लब किया जाए और एक ही एग्ज़ाम कराया जाए, और उसी एग्ज़ाम के मेरिट के बेसिस पे फिर जो मेरिट होगा, प्रेफरेंस होगा, उसके आधार पे कैंडिडेट्स को जो है हम एलोकेशन करें कौन सी पोस्ट पे उसको जाना है। उससे क्या होगा कि हमारा भी काम आसान होगा,
we will be able to conduct the recruitment processes in an efficient manner, in a time bound manner, in a very speedy manner. और कैंडिडेट्स के लिए ये आसानी होगी कि उनको जो है वो बार बार एग्ज़ाम्स, मल्टीपल एग्ज़ाम्स में पार्टिसिपेट नहीं करना पड़ेगा. सो दैट प्रपोजल हैज़ ऑलरेडी गॉन टू द गवर्नमेंट. होपफुली वो भी, क्योंकि जितने भी हमारे प्रपोजल्स जाते हैं आफ्टर ड्यू कंसिडरेशन वो अप्रूव होके ही आते हैं. सो दिस अगेन आई एम वेरी होपफुल कि इट विल बी अप्रूव्ड एंड मे बी in next couple of months it will be we'll be in a position to roll it out. खालिद साहब, रिसेंटली अभी FAA ली है, तो उसको लेकर भी कई सारे बच्चे जो हैं वो सवाल खड़ा कर रहे हैं. ट्विटर के ऊपर आकर भी ये कह रहे हैं कि सिलेक्शन लिस्ट में भी एक ही सेंटर है जिस सेंटर से जो है वो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं. इस पे थोड़ी क्लैरिटी चाहूँगी आपसे. ये सवाल आपने अच्छा सवाल किया. आई एम वेरी हैप्पी कि आपने पूछा. देखिए, एक तो कल रिज़ल्ट हमने निकाला है अकाउंट्स असिस्टेंट फाइनेंस का. ये मेरिट जो है ना, मेरिट ये किसी का लिहाज नहीं करता है. जो कैंडिडेट जैसा परफॉर्म करेगा वैसे ही उसकी जो है वो स्कोर शीट होगी. ना तो ये रीजन देखता है, ना रिलीजन देखता है, ना कास्ट देखता है, ना क्रीड देखता है. ये मैंने भी कल किसी बच्चे ने मुझे भेजा और फिर मैंने भी थोड़ा सा ऑब्ज़र्व किया इस सोशल मीडिया को. तो इनिशियल जो एक वो इम्पल्सिव रिएक्शन था बच्चों का, कुछ बच्चों का, आई एम नॉट सेइंग सब बच्चों का, कुछ बच्चों का, कि सेंटर नंबर 1211 और सेंटर नंबर 1212 उससे 200-300 बच्चे आ गए हैं. जबकि मैं आपको ये बता दूं, आपके माध्यम से व्यूअर्स को भी और कैंडिडेट्स को भी, जब हम रिज़ल्ट बनाते हैं तो ये सारे डायमेंशंस को हम अच्छे से एनालाइज करते हैं. बिकॉज डेटा हमारे पास होता है, डेटा की मैनिपुलेशन करना जो है वो हम पहले से ही करते हैं. ये सारे एस्पेक्ट्स हम देखते हैं अच्छे से. एंड मैं आपके माध्यम से व्यूअर्स को बता दूं, आप भी सरप्राइज होंगे. हमने पहले 1000 बच्चा इन द मेरिट लिस्ट, फर्स्ट 1000, उसका मैं सिर्फ एनालिसिस बता दूं कि उसका हमने देखा कि वो कितने सेंटर्स में वो फिगर कर रहे हैं. 482 सेंटर्स से 1000 बच्चा फिगर हो रहा है. 482, विच मीन्स ऑन एन एवरेज 2 कैंडिडेट्स पर सेंटर. और आपको ये सुन के हैरानी होगी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एक सेंटर से जो इस पहले 1000 की ब्रैकेट में है, वो पता है कितने हैं? 10, विच इज़ कश्मीर यूनिवर्सिटी, 9 बारामुल्ला डिग्री कॉलेज, देन सम अदर इंस्टीट्यूशंस. 10 से ऊपर किसी एक सेंटर से पहले 1000 में है ही नहीं. सो दिस शोज दैट देयर इज़ नो स्क्यूडनेस इन द रिजल्ट. इट इज़ वेरी बैलेंस्ड. सेंटर वाइज भी हमने एनालिसिस किया है, हमने और भी एनालिसिस जो हम बताते नहीं हैं बिकॉज वो हमें अपने समझने के लिए है. बाकी जो मेरिट जिसका होगा, कैंडिडेट जैसा परफॉर्म करेगा, उसको तो हम नहीं बदल सकते हैं. कैंडिडेट को ये देखना चाहिए कि उसको जो हमने OMR शीट दिया है, जो एग्ज़ाम के बाद ही वो साथ ले जाता है, और उसी दिन शाम को 3 या 4 बजे जो आंसर की हम निकालते हैं, उसका जो अपना स्कोर बन रहा है, क्या वो सही है या नहीं है. अगर उसमें कोई वेरिएशन है तो तब उसको ये सोचना चाहिए कि अगर मेरे में वेरिएशन है तो किसी और के में भी वेरिएशन हो सकता है. अदरवाइज टू जस्ट थिंक इमेजिनरी थिंग्स एंड लेवल वाइल्ड एलिगेशंस, ये तो उन जो परफॉर्मिंग बच्चे हैं जो मेरिट में अच्छी पोजीशन ले चुके हैं बाय वर्च्यू ऑफ देयर हार्ड वर्क, ये तो उनकी परफॉर्मेंस को डेनिग्रेट करने वाली बात हो गई. ऐसा करना नहीं चाहिए. कैंडिडेट्स जो है वो सारे तो क्वालिफाई नहीं होते हैं, लेकिन और ऐसा भी है कि सचिन तेंदुलकर भी हर मैच में सेंचुरी थोड़ा बनाता रहा है. बट जो आपकी ये जो इस तरह की सिचुएशंस आती हैं दैट यू डोंट गेट द एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स, तो ये लेसन्स होते हैं बच्चों के लिए. बच्चों को इससे जो है दिल नहीं टूटना चाहिए. दे शुड कंटिन्यू देयर हार्ड वर्क, दे शुड कंटिन्यू देयर क्वेस्ट फॉर अचीविंग समथिंग इन लाइफ. ऐसे डिमोटिवेट हो जाएंगे एंड नेगेटिविटी उनके अंदर आ जाएगी. Perhaps it is not good for them. They will not be able to then perform well in the examinations. तो मैं बच्चों को ये अपील करूँगा कि ये जो कुछ इस तरह के एलिमेंट्स जो मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं, हालांकि हमारे ऑफिसर्स ने उसी वक्त ट्विटर पे ये लिख दिया कि 1211 सेंटर जो शायद सेंट पीटर्स स्कूल है उससे एक बच्चा आया है, एंड
12 जो है वो हेरिटेज स्कूल है, उससे 4 बच्चे कुल जो है वो पहले 1000 में हैं। तो ये 200 का फिगर कहाँ से आया और फिर इन्हीं सेंटर्स का कहाँ से नाम आया, ये कौन फैला रहे हैं कैंडिडेट्स को, ये भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करनी चाहिए कि मे बी समबडी हैज़ सम मोटिव और सम वेस्टेड इंटरेस्ट। उसके अलावा खालिद साहब, आपसे जानना चाहूँगी कि अभी आने वाले टाइम में कितनी ऐसी पोस्ट ओवरऑल होंगी जिनके रिजल्ट जो हैं वो फाइनलाइज हो जाएंगे, और अगर 1 मई तक एक क्यूमुलेटिव व्यू लिया जाए तो कितनी ऐसी पोस्ट हैं जिन पर JKSSB रिक्रूटमेंट कंप्लीट करवा चुकी होगी? देखिए, आज हमने जो बोर्ड मीटिंग की उसमें 3000 प्लस तो क्लास 4 है और उसके अलावा और 300-400 पोस्ट की सिलेक्शन हमने बना ली है। सो ये करीब 3500 के करीब तो आज ही हमने क्लियर किया है। इसके अलावा हमने पिछले महीने जो एग्ज़ाम किए मार्च के महीने में, वो सारे रिज़ल्ट्स अगले से मुझे एक चीज़ थोड़ी सी हेजिटेशन रहती है, मैं टाइमलाइंस एग्जैक्ट बताना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मे बी एंड दिस एज अ मैटर ऑफ पॉलिसी आई हैव बीन फॉलोइंग, ये हमारी मजबूरी है, बट वेरी सून वी विल पब्लिश द रिजल्ट्स ऑफ अदर पोस्ट विच हैव बीन पुट टू एग्जामिनेशन इन द मंथ ऑफ मार्च। उसमें जूनियर इंजीनियर है, उसमें सब इंस्पेक्टर जम्मू कश्मीर पुलिस है, और लीगल असिस्टेंट में भी कोर्ट का स्टे है, तो उसमें हमें शायद वेट करना पड़ेगा टिल द इंटरिम डायरेक्शन इज़ मॉडिफाइड बाय द ऑनरेबल कोर्ट। तो लेकिन रिज़ल्ट हमारे जो हैं वो ऑन कोर्स हैं, तो अगले आने वाले दिनों में ये सारे रिज़ल्ट्स निकल आएंगे। ये जो हमने एग्ज़ाम कराए थे ये 2400 पोस्टों के थे, तो अब इनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हम जो है वो मई के महीने में शुरू करेंगे। सिमिलरली इसमें सब इंस्पेक्टर में फ़िज़िकल हमने करना है, तो हमारा ये प्लान है कि मई के महीने में फ़िज़िकल एंड्योरेंस टेस्ट भी किया जाए, और मई के महीने में ही हम कोशिश करेंगे कि हम इसका सिलेक्शन कंप्लीट करें। इसके अलावा हमने जूनियर असिस्टेंट की इस वक्त डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रही है, वो 1550 पोस्ट हैं, वो भी जो है वो हम इसी महीने या वो फर्स्ट वीक ऑफ मई में ख़त्म हो जाएगी, तो मई के महीने में उसका सिलेक्शन भी बन जाएगा। तो अगर आप देखें कुल मिला के ये मई तक 7-8 हज़ार पोस्टों का टोटल बन रहा है कि जिसका सिलेक्शन हम गवर्नमेंट को भेजेंगे। उसमें असिस्टेंट कंपाइलर है, उसमें जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट है, उसमें कोऑपरेटिव का सुपरवाइज़र पोस्ट है, जूनियर इंजीनियर पोस्ट है, ड्राफ्ट्समैन हम निकाल चुके हैं। सो देयर इज़ अ मल्टीट्यूड ऑफ पोजीशंस विच विल बी completed, and the selections will be forwarded to the government in this month as well as in the coming month. मुझे लगता है 6-7 हज़ार पोस्ट तो मिनिमम ये बनता ही बनता है। 6-7 हज़ार पोस्ट, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुन लिया साफ तौर पर कि JKSSB जहां एक तरफ जो ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस हैं उन्हें मुकम्मल करने की ओर बढ़ रहा है, वहीं कई सारे रिफॉर्म्स भी JKSSB में आने वाले समय में सरकार की सहमति के साथ देखने को मिल सकते हैं। उसमें एक बड़ा रिफॉर्म होगा अगर सरकार एक्सेप्ट करती है कि कुछ पोस्ट के लिए कुछ पोस्ट को क्लब करके एक कॉमन टेस्ट किया जाएगा, जिस कॉमन टेस्ट के बेसिस पर ये मुमकिन हो पाएगा फिर रिक्रूटमेंट कर पाना। उससे होगा ये कि कम रिसोर्सेज इस्तेमाल होंगे, JKSSB को बार बार सिमिलर पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट करनी नहीं पड़ेगी, और वहीं बच्चों को भी बार बार इम्तिहान में नहीं बैठना पड़ेगा। एक ही बार वो अगर इम्तिहान में बैठेंगे तो जो सिमिलर काइंड की पोस्ट है उनके लिए वो रिक्रूटमेंट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे।